यहाँ पे बच्चों अभी हम लोग डिस्कशन चला रहे थे लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज क्वेश्चंस का मोशंस में, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे लेक्चर नंबर 5 की तरफ कंटिन्यू करेंगे और उसमें बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये बच्चों आपके पास एक्सरसाइज थी, आज इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये बन जाएगा लेक्चर नंबर 5। यानी इन रिमेनिंग क्वेश्चंस में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा क्या है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10, जिसको हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, यहीं पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है, लिखा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर। तो सबसे पहले सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले जब सैटेलाइट मूव करते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius। तो बच्चों इसकी रेडियस गिवन है, दिस इज योर रेडियस। तो रेडियस को हम इंडिकेट कर देते हैं, तो रेडियस भी इसकी काफी बड़ी है किलोमीटर्स में। तो 42250 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें आगे 3 जीरो आप लगा देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, कह रहा एवेल्युएट इट्स स्पीड। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा है बच्चों, ये देखो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये मूव कर रहा है चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है ना, क्या निकालना है हमें, इसकी स्पीड निकालनी है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये कितना टाइम लेता है, 24 आवर्स लेता है यार। ठीक है ना, यानी कि अगर आप लास्ट वाली लाइन पढ़े तो उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, कह रहा कैलकुलेट्स स्पीड। बच्चों डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ये तो सभी जानते हैं। यानी स्पीड निकालने की जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस और टाइम, ये दोनों बातों की जरूरत पड़ेगी स्पीड को निकालने के लिए। अब डिस्टेंस हम बता रहे हैं कि जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है सैटेलाइट तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, वो करेगा डिस्टेंस 2 पाई आर, व्हिच इज 2 पाई आर। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। यानी कि इसको जब घूम करके ये यानी कि ये चक्कर लगा के यहाँ तक पहुंच जाता है तो उसमें इसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगता है। तो हम टाइम को भी, जैसे मैंने रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हम टाइम को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन सॉल्व होने पर सब कुछ किलोमीटर पर आवर में आएगा। लेकिन किलोमीटर पर आवर में आप मत करिए, आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, क्योंकि रेडियस आपकी मीटर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो टाइम को भी आप कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड्स में। तो आर को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आर भी सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपको स्पीड निकालनी है, तो बच्चों हम लोग स्पीड अब निकालना फाइनली स्टार्ट कर देते हैं। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम भी आपको पता पड़ गया। चलिए बच्चों सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 पाई, पाई इज 22/7 या 3.14 होता है, और आर आप जानते ही हैं वो है 42250 और उसके बाद 3 बार 0, और उसके बाद हमारे पास है टाइम। टाइम हमारा है 24 इंटू 60 इंटू 60। ये बच्चों आपके पास डाटा कैलकुलेट होकर के आ गया है। इसको जब आप इवेल्युएट करेंगे तो ये आ जाएगा किसमें, मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों इसको इवेल्युएट करना आपका काम होगा, इसमें भी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तो आप इसको खुद से ही इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इवेल्युएट करना आपको आता है तो आप खुद इवेल्युएट कर लेंगे सिंप्लीफाई करके। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो चुका है। और फिर भी अगर आपको डाटा काफी टफ लगे तो आप 22/7 को 3.14 लिख लीजिएगा। अगर आपको डाटा टफ लगे तो 22/7 को आप 3.14 लिख लीजिएगा। या कुछ ना समझ में आए तो फिर आप कैंसिलेशन स्टार्ट कर लीजिएगा। जैसे कैंसिलेशन कैसे स्टार्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, समझ में आया। और बच्चों जो भी कैंसिलेशन आप कर सकते हैं इस तरह से कैंसिल करते हुए अपने आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है,
लिखा है द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन डायग्राम। ये बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास गिवन है, दिस इज योर स्पीड टाइम ग्राफ। चलिए बच्चों मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूँ स्पीड टाइम ग्राफ में क्या क्या देखने के लिए मिलता है। ये देखिए स्पीड टाइम ग्राफ। टाइम बच्चों हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा एक्स एक्सिस में रखते हैं और टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं। और कोई भी बच्चों ग्राफ हो उसमें टाइम हमको हमेशा एक्स एक्सिस में ही रखा जाता है, ये आप पहले से ही लर्न कर लीजिए। वाई एक्सिस पे आपने स्पीड रखी है, स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हमारे पास ग्राफ से दो चीजें निकलती हैं, या तो एरिया निकलता है या तो स्लोप निकलता है। एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया होता है मल्टीप्लीकेशन या तो लेंथ इनटू ब्रेथ का, यानी एरिया होता है दो डायमेंशंस का मल्टीप्लीकेशन। जैसे आपके पास अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होगा? डायमेंशन ऑफ एक्स और डायमेंशन ऑफ वाई का मल्टीप्लीकेशन। यानी जब आप मीटर पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? मीटर। इसका मतलब बच्चों आप ये बात क्लियर कर लो, एरिया की क्वांटिटी मीटर निकल के आ रही है। दैट मींस स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें क्या देता है? डिस्टेंस देता है, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या आ रही है? मीटर। लेकिन बच्चों यहीं पर अगर हम स्पीड ना कह करके वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कहेंगे तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो एरिया निकल करके आएगा पता है वो क्या आता है? वो भी मीटर में आएगा। तब आप उस मीटर को डिस्टेंस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो ये बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकालते हैं तो डिस्टेंस आता है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकालते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आता है। तो ये बच्चों बात आप इसको नोट करके अपनी कॉपी में कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए कि एरिया ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? गिव्स डिस्टेंस। डिस्टेंस क्यों आ रही है? क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस से रिलेटेड होती है, समझ में आया? और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होती है। इसलिए एरिया अगर हम कहेंगे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, लेकिन अगर हम एरिया कहेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का तो वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देगा बच्चों की, आपको ध्यान देना होगा। चलिए बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये बातें अच्छे से बहुत क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों आपके पास ग्राफ तो पहले ही से बना है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इस ग्राफ में करना क्या है, वो नीचे लिखा हुआ है। अच्छा बच्चों एक बात तो और है, हमने स्लोप के बारे में तो बताया ही नहीं। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है बच्चों डायमेंशन ऑफ वाई डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ एक्स। स्लोप क्या होता है? डायमेंशन ऑफ वाई डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ एक्स। तो वाई की डायमेंशन क्या है? मीटर पर सेकेंड। एक्स की डायमेंशन क्या है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को जब हम सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि सर ये यूनिट तो एक्सेलरेशन की होती है, इसका मतलब स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो आप याद रखिएगा, स्लोप ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो बच्चों किसी भी ग्राफ में दो चीजें होती है, या तो उसका स्लोप होता है, स्लोप आज समझ चुके हैं, या तो स्लोप के अलावा उसकी एरिया होता है। ये दो चीजें होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं, शायद अब क्वेश्चन हमें समझ में आए। देखिए क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? फाइंड हाउ फॉर डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। कह रहा है कि कार पहले 4 सेकंड में कितना आगे निकल चुकी है। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि पहले 4 सेकंड में कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, उसको शेड करो और उसकी वैल्यू भी निकालो। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? एरिया। तो पहले 4 सेकंड आपको क्लियर है? ये है बच्चों पहले 4 सेकंड, उसमें कितना एरिया कवर होगा? ये देखो बच्चों ये एरिया कवर होगा, ये है पूरा एरिया
पहले 4 सेकंड में कवर एरिया, मतलब ये पूरा ही एरिया है, मतलब आप उसको पूरा ही शेड कर लीजिए। हम थोड़ा साफ सुथरा रख रहे हैं। आप क्या करेंगे, वैसे आप इसको पूरा ही शेड कर देंगे बच्चों, ये पूरा शेड हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, लाइक दैट आप इसको पूरा ही शेड कर देंगे। ये है बच्चों पहले 4 सेकंड में ट्रैवल, क्या है ये, डिस्टेंस। तो बच्चों थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो हम इसको साफ करने के लिए इसको रिमूव कर देते हैं, और पहले 4 सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस को हम इतने ही पोर्शन से दिखाते हैं। ये है बच्चों इसका करेक्ट आंसर। तो हमने एरिया तो शेड कर दिया, अब ये एरिया है कितना बच्चों, ये निकालना पड़ेगा। ये एरिया कितना है बच्चों, ये निकालना पड़ेगा। इसी एरिया से हमें क्या मिलेगी, डिस्टेंस मिलेगी। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, तो आपने अगर कभी भी सर्कल देखा हो, सर्कल देखा है, देखो नीचे अभी मैंने बताया था सर्कल, नहीं देखा तो हम बगल में कोने में फिर से बना देते हैं सर्कल। अब आप ध्यान से देखो, सर्कल में क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना क्वाड्रेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या ये क्वाड्रेंट का हिस्सा नजर आ रहा है, ध्यान से देखो कि आपको ये क्वाड्रेंट का हिस्सा नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से अब तो नजर आने लगे होगा। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। बच्चों आप रेडियस बता सकते हैं इसकी कितनी है, यस सर रेडियस तो ये नजर आ रही है साफ साफ, ये है सर रेडियस, दिस इज 4 यूनिट्स। कितनी है, 4 यूनिट्स, यही है बच्चों रेडियस। तो बच्चों अब हम निकाल लेते हैं पहले पार्ट का आंसर। तो पहले पार्ट का आंसर कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा कॉपी में आपको नोट्स बना करके इसके क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। तो हम इसका डायरेक्टली एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22/7 एंड आर इज 4, यानी कि 4 × 4, क्योंकि आर स्क्वायर होता है। बच्चों ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 3.14 × 4, 22/7 इज 3.14। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5, 4 3 जा 12, तो ये कितना आया 12.56 मीटर। आई थिंक आप लोग को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि ए पार्ट का आंसर फुल फ्लैश कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों बी पार्ट को कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। बच्चों कार का यूनिफॉर्म मोशन आप समझते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जैसे जैसे टाइम कंज्यूम हो उसकी स्पीड चेंज ना हो, स्पीड लगातार सेम रहे। तो तुम कहोगे सर वो दिख रहा है, देखिए सर 6 सेकंड पे भी उसकी स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड। देखो 6 सेकंड पे अगर आप नहीं रीड कर पा रहे हो तो देखो 6 सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी है, 6 मीटर से 6 से थोड़ी ज्यादा है। लेकिन अगर आप 6 से आगे बढ़ेंगे तो वही सेम आपको स्पीड मिलेगी। देखो वही सेम स्पीड मिल रही है, यानी कि 6 सेकंड्स के आगे कब तक कहोगे सर, यहां तक उसकी स्पीड क्या है, लगातार कांस्टेंट है। तो उसने पूछा था कि ये बॉडी, क्वेश्चन पड़ेगा विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। तो बच्चों यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी वाला पार्ट रिप्रेजेंट करना है, तो कहोगे सर इतना हटा देते हैं। इतना हटाने के बाद आप कहोगे सर जो ये वाला पार्ट है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, इसमें बॉडी का जो स्पीड आप कहीं भी देखेंगे वो हर जगह क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, है ना। और वो कांस्टेंट स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसी को आगे प्रोजेक्ट कर दोगे, देखोगे यही स्पीड बार बार क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है। हर बार वो 6 से 8 के बीच में ही आ रही है ना। तो मतलब ये ग्राफ का फुल एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ ग्राफ का पोर्शन इंडिकेट करना है। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो गया कि जो ग्राफ है इसका नामकरण कर दो बच्चों, ए से बी और ये हो गया सी से डी। तो सी से डी वाला ग्राफ का पोर्शन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी सी इसका मतलब हम लोग को ये ड्रॉ करना है, ठीक है। सी टू डी जिसमें तुम कर पाओ कर लेना। तो बच्चों ये हो गया आपका बी वाले पार्ट का आंसर। तो मैंने आपको ग्राफ को रीड करना बताया,
ग्राफ का एरिया क्या देता है, स्लोप क्या देता है, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से इंडिकेट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ही मैंने क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास फिर से ग्राफ आ रहा है। ये है बच्चों ग्राफ। अब आप देखिए आप कितना परफेक्ट तरीके से ग्राफ को रीड कर पाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है खुद से। बच्चों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आप ध्यान देंगे। अब मैं इसको कंप्लीट करूंगा। इसमें लिखा है diagrams 8.11 shows the distance time graph of 3 objects ABC। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, A, B और C ये 3 ऑब्जेक्ट्स का ग्राफ गिवन है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। अरे बाप रे, इसमें सबसे पहले पूछा गया है, क्लियर करिएगा बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर कुछ पूछा गया है। ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, बी का। ठीक है, समझ आए, ये बी का ग्राफ है। ये वाला जो ग्राफ है ये सी का है और ये वाला जो ग्राफ है वो ए का है। मेरे ख्याल से आपको ग्राफ दिख रहे हैं आप लोगों को। कह रहा है सबसे तेज कौन चल रहा है, फास्टेस्ट का मतलब तीनों में सबसे तेज कौन चल रहा है। तो बच्चों बेसिकली सबसे तेज कौन चल रहा है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम सबकी स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्पीड। और ये बच्चों ग्राफ कौन सा है, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। और मैंने बताया था कि ग्राफ हमें 2 चीज देता है, या तो एरिया देता है या तो हमें स्लोप देता है। तो अगर हम इसका स्लोप निकालें तो स्लोप क्या होगा, डायमेंशन ऑफ y डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ x। y की डायमेंशन क्या है, किलोमीटर, और x की डायमेंशन क्या है, r। तो किलोमीटर पर आर। इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें स्पीड देगा। क्या देगा, स्पीड, क्योंकि किलोमीटर पर आर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं 5/18 में मल्टीप्लाई करके। तो ये इसका मतलब स्पीड ही तो हुई। तो बच्चों अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्पीड। चलो एरिया भी देख लेते हैं, एरिया हमें कुछ देता है। एरिया होता है डायमेंशन ऑफ y इंटू डायमेंशन ऑफ x, किलोमीटर इंटू आर। क्योंकि सर किलोमीटर इंटू आर तो किसी की यूनिट होती ही नहीं है, इसका मतलब इसका एरिया हमें कुछ नहीं देगा, हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ही दे सकता है, स्पीड। समझ में आया। तो हमें क्या लेना देना होगा, इस ग्राफ के स्लोप्स। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही सबसे तेज चलना होगा। तो बच्चों स्पीड निकालने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, स्लोप। क्या ये बात समझ में आई। और बच्चों वैसे मैं आपको बताऊं, स्लोप को देखना या स्लोप को कैलकुलेट करना बहुत आसान काम होता है। इन्होंने तो पूछा है कि कौन सबसे तेज चल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, सिर्फ पूछ रहा है कौन सबसे तेज चल रहा है। तो बेसिकली बच्चों स्लोप का मतलब आप समझ लीजिए, स्लोप का मतलब हिंदी में होता है झुकाव। अगर मैं पूछूं किस लाइन का झुकाव एक्स एक्सिस से ज्यादा है, पहली वाली लाइन का कि दूसरी वाली लाइन का, तो तुम कहोगे जो दूसरी लाइन है जिसका नाम है L2 उसका झुकाव ज्यादा है एक्स एक्सिस से। समझ में आया। और L1 का झुकाव कम है एक्स एक्सिस से। तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, L2 वाले की स्पीड ज्यादा होगी। तो बच्चों बेसिकली अगर हमको स्लोप निकालना होता है तो स्लोप उतना ही ज्यादा होगा जितना ये एंगल ज्यादा होगा। जैसे ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। तो थीटा जितना ज्यादा होगा उतना ही स्लोप ज्यादा होगा। तो L2 की स्पीड ज्यादा होगी L1 से। ये बच्चों देखने का तरीका होता है। और ये एंगल देखने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं उस बात की हेल्प लूंगा। ये देखो बच्चों, मैंने अभी एक लाइन ड्रॉ करी है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। अब हम एक दूसरी लाइन भी ड्रॉ करते हैं, ये दूसरी लाइन हो गई। एक तीसरी लाइन भी ड्रॉ करते हैं, ये लाइन। अब बच्चों आपको देख के फीलिंग आ रही है कि एंगल सबसे ज्यादा कहां पर होगा। तुम कहोगे सर एक θ1 तो ये हो गया, ध्यान से देखिएगा, एक θ1 ये हो गया, एक θ2 ये हो गया, एक θ3 ये हो गया। तो तुम कहोगे सबसे ज्यादा थीटा कहां पर बनेगा, बी।
सबसे ज्यादा थीटा बच्चों ओरिजिन वास से जो लाइन पास हो रही है उस पे बनेगा, है ना। सबसे ज्यादा थीटा उसी का बनेगा, तो स्पीड भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, बी, यानी कि बी वाले की, क्योंकि बच्चों ये वाली जो लाइन है वो बी वाली है, यानी कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। इस वाली लाइन का एक्स एक्सिस से यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल सबसे ज्यादा बनता है, इसीलिए बी का स्लोप सबसे ज्यादा है, तो बी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी और बी सबसे तेज चल रहा है। समझ में आए? तो बच्चों इन क्वेश्चन का आंसर्स देखने का तरीका आप समझ गए होंगे, किस तरह से ग्राफ से रीड करके निकाला जाता है। विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, तो आप आंसर देंगे बी। उसके बाद बच्चों बी वाले ऑप्शन पे चलते हैं। आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या कह रहा है, क्या ये तीनों कभी एक साथ सेम पॉइंट पे आते हैं रोड पे, तो तुम कहोगे सर देख लेते हैं सेम पॉइंट पे आते हैं कि नहीं। पहले हम क्या करते हैं सर, पहले इतना आपने खिचपिच कर रखा है, पहले हम उसको हटा देते हैं, तभी सर हम समझ पाएंगे कि होता भी है कि नहीं होता, सेम पॉइंट पे आते भी है कि नहीं आते। तो देख लेते हैं बच्चों आते हैं कि भी नहीं आते हैं। तो इनका बच्चों इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे खड़े होकर चेक करते हैं, तब रीड कर पाएंगे। तो बच्चों एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो ये हो गया, यहाँ पे दोनों सेम पॉइंट पे, लेकिन ये नहीं है, ये ऊपर चला गया। क्या बात समझ में आई भाई, ये इसकी डिस्टेंस जो है 4 से थोड़ी ज्यादा है और इसकी 8 से बराबर हो गई, यानी सेम पॉइंट पे नहीं है। अब इस पे देख लो, इन दोनों की सेम है लेकिन नीचे वाले की डिफरेंट है, समझ में आया। अब इस पॉइंट पे देख लो, इन दोनों की सेम है लेकिन बच्चों ये ब्लू वाला ग्राफ तो और ऊपर निकल गया होगा, क्यों भाई, उसकी क्या होगी बताओ, उसकी क्या होगी, डिफरेंट होगी, होगी ना डिफरेंट, बोलो समझ में आया, उसकी डिफरेंट होगी ना। इसका मतलब बच्चों उसने पूछा था आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, तो तुम लिखोगे नो, ये कभी भी एक साथ तीनों एक साथ नहीं आ पाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा NO, नो। उसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ नो लिख करके, और बाय द वे इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। तो ये बच्चों मैंने फाइनली साफ कर दिया इसको, ताकि आपको समझ में आए रीड करने में। सी वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। हाउ फॉर हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए, जब बी ए को पास करता है तो सी ने कितना ट्रेवल किया था। चलिए पहले देखते हैं बी ए को कहाँ पास करता है, बी कहाँ है, ए कहाँ है। हाँ चलो भाई बच्चों देखो जरा, बी और ए वाली लाइन आपको देखनी पड़ेगी। क्या बी और ए वाली लाइन आपको क्लियर है, ये वाली लाइन क्लियर है बच्चों, ये देखो ये है बी और ए का मिलन, क्या आप चेक कर पा रहे हैं, बी और ए का मिलन, सभी बच्चों को क्लियर है। तो ये है बी और ए का मिलन। क्या क्वेश्चन था, हाउ फॉर हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए, तो जब बच्चों बी और ए का मिलन होगा उसके बाद ही बी क्या करेगा, ए को पास करेगा, क्योंकि बी की स्पीड क्या है, ए से ज्यादा है, अभी तो वो पास करेगा। तो कहां से पास करेगा, इस लकीर के बाद से। तो पूछ रहा तब तक सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो निकालनी है। तो बच्चों सी वाला ग्राफ कहाँ है, सी वाले ग्राफ को जरा टारगेट करो, सी वाला ग्राफ ये वाला है ना। तब तक सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बच्चों, वो डिस्टेंस निकालने के लिए आप यहाँ पे आ जाओगे सीधा, समझना है। तो वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, 8 किलोमीटर, ठीक है ना। क्या लिखा है, व्हेन बी पासेस थ्रू ए, व्हेन देन सी ट्रेवल एट सेम टाइम इज 8 किलोमीटर। समझ में आया, बात समझ में आई कि नहीं। उस समय सी कहां पर था, उसी सेम पॉइंट पे 8 किलोमीटर, तब 8 किलोमीटर तब तक वो ट्रैवल कर चुका था। समझ में आया, तो आप आंसर क्या लिखोगे, 8 किलोमीटर। तो सी वाले पार्ट का आंसर हमने नीचे लिख दिया 8 किलोमीटर। उसके बाद बच्चों देखते हैं, बच्चों ग्राफ में जो समझ में आ रहा है उसी के आधार पे आंसर दे रहे हैं, जितना ग्राफ दिया है। हाउ फॉर हैज बी ट्रेवल्ड बाय टाइम इट पासेस सी, कह रहा हाउ फॉर हैज बी ट्रेवल बाय टाइम इट पासेस सी। बी सी को पास करता है,
तो बच्चों बी और सी का पास कहां पर है, देखो जरा, बी और सी का इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चों मिल गया, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। बी और सी का इंटरसेक्शन पॉइंट, बी और सी का इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों ये है कहीं यहाँ पर, समझ में? तो उस समय क्या पूछा था, तो बी ने कितना ट्रैवल कर दिया उस समय, बी ने ट्रैवल, अरे बच्चों क्वेश्चन ही अनक्लियर है थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है, हाउ फॉर हैज बी ट्रैवल, बी ने कितना ट्रैवल किया बाय टाइम इट पासेस सी, जब बी सी से पास कर रहा था तो बी ने कितना ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस बच्चों निकाल दो सीधा सीधा, तो जो ट्रैवल किया है बच्चों वो ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी है 4 और 8 के बीच में, तो ये बच्चों खाने आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 5 6 7 8, तो बच्चों ऐसे मान लो कुछ 5 और 6 के बीच में होगा, ठीक है। ग्राफ बच्चों इतना ज्यादा क्लियर नहीं बना हुआ है, तो आप लिख लो अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर, तो बच्चों इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। बाकी बच्चों आपके पास जो ग्राफ आते हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होते हैं, उससे आपका आंसर जल्दी निकलेगा। ओके, आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि ग्राफ में दो ही चीजें होती हैं, या तो स्लोप होता है या तो एरिया होता है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में दोनों हमें देते हैं, स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन और एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में हमें सिर्फ स्लोप देता है स्पीड। तो आई थिंक बच्चों ये 6th क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आई थिंक 6 क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने इस एक्सरसाइज के आपके कंप्लीट कर लिए, एक या दो छोड़ दिए, वो आप खुद से करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।